एक और है शायद, वैशाली। हाँ, वैशाली। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल जीके का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम बिहार जीके के सभी टॉपिक को पूरी तरह से समझेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले बिहार एक सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। और शुरुआत करने के लिए शायद सबसे अच्छी जगह इसका नाम ही है। इसका नाम बिहार। हाँ, बिहार शब्द जो है वो असल में विहार से आया है। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या मठ। अच्छा, विहार से बिहार। जी, ये नाम ही बताता है कि ये भूमि हमेशा से ज्ञान और आध्यात्म की स्थली रही है। मतलब ज्ञानियों और तपस्वियों की भूमि। दिलचस्प है। तो मतलब नाम में ही इसकी पूरी पहचान छिपी हुई है। बिल्कुल। लेकिन आज जो बिहार का नक्शा हम देखते हैं, वो तो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका स्वरूप तो कई बार बदला है ना? हाँ, कई बार। इसकी जो आज की कहानी है वो हम कह सकते हैं कि 1912 से शुरू होती है। 22 मार्च को, जब इसे बंगाल प्रांत से अलग किया गया। ओके, 1912 में बंगाल से अलग हुआ। जी। फिर 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को इससे अलग कर दिया गया। और फिर सबसे बड़ा विभाजन तो 2000 में हुआ। हाँ, 15 नवंबर 2000। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, जब इसके दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। तो ये तो प्रशासनिक संरचना हो गई। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार भारत के नक्शे पर कहाँ आता है? इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक जाता है। और देशांतरीय विस्तार? वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है। तो आज के बिहार का क्षेत्रफल कितना है? आज का जो बिहार है उसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इस हिसाब से ये भारत का कौन सा राज्य हुआ? क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 13वां। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% हिस्सा बिहार के पास है। अच्छा, जिलों की बात करें तो यहाँ भी काफी विविधता देखने को मिलती है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है शिवहर। और अगर हम बिहार के चारों कोनों की बात करें, जी। मतलब सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिले। हाँ, ये जानना जरूरी है। सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण ही है। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला है गया, सबसे पश्चिमी है कैमूर और सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। और अगर हम किलोमीटर में इसकी लंबाई चौड़ाई देखें? उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई करीब 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम ये ज्यादा चौड़ा है, करीब 483 किलोमीटर। अच्छा, अब आते हैं जलवायु पर, जी। जो किसी भी जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी। बिहार की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु पूरी तरह से मानसूनी है। मतलब सब कुछ मानसून पर ही निर्भर करता है। तो बारिश भी अच्छी खासी होती होगी। हाँ, औसत वार्षिक वर्षा करीब 1205 मिलीमीटर है, लेकिन इसका बंटवारा एक जैसा नहीं है। मतलब? जैसे किशनगंज जिला है, वहाँ राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला। जी। वहीं दूसरी तरफ कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे जिले हैं जहां तुलनात्मक रूप से कम बारिश होती है। और तापमान का क्या? सबसे गर्म और सबसे ठंडी जगह कौन सी है? सबसे गर्म स्थान तो गया है, ये पठारी इलाके में पड़ता है। और सबसे ठंडा? दिलचस्प बात यह है कि सबसे ठंडा स्थान किशनगंज है। अरे, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वही सबसे ठंडा भी है। हाँ, ज्यादा बारिश और नमी की वजह से सर्दियों में यहाँ ठंडक भी ज्यादा महसूस होती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी। और जनसंख्या घनत्व, मैंने सुना है वो देश में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश में पहले स्थान पर है। बाप रे, मतलब संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव है। बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है राजधानी पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला है शेखपुरा। लिंगानुपात की क्या स्थिति है? लिंगानुपात 918 है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, साक्षरता। इस मामले में बिहार कहाँ खड़ा है? देखिए, 2011 के आंकड़े बताते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है। कुल साक्षरता दर 61.8% थी,
जो देश में सबसे कम है। और इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच भी काफी अंतर होगा। हाँ, काफी। पुरुष साक्षरता 71.2% थी, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 51.5%। ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। खैर, आगे बढ़ते हैं भाषाओं पर। यहाँ कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं? आधिकारिक भाषाएं तो हिंदी और उर्दू हैं, जी। लेकिन बिहार की असली भाषाई आत्मा बसती है इसकी क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे मैथिली। ये सिर्फ एक बोली नहीं है, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी। इसके अलावा भोजपुरी, मगही, अंगिका और वंजिका जैसी बोलियां हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब आते हैं बिहार के राजकीय प्रतीकों पर। राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु है बैल, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और राजकीय पक्षी? वो है गौरैया। गौरैया। हाँ, जो इंसानी बस्तियों के आसपास रहती है। और राजकीय वृक्ष है पीपल, जो ज्ञान का प्रतीक है। और फूल? राजकीय फूल है गेंदा। बहुत बढ़िया। हमारे चम चम जुगनी दा सैग लश्कारे जी रखो आई जुगनी दी सैग दी सवारी तेरे भी बाइक पे ही ले ले। नए रिश्ते, नई शुरुआत का त्योहार, हीरो पे सवार। हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो IIT JEE 2027 को टारगेट करना चाहते हैं और अभी करंटली 12th में पढ़ रहे हैं। किसी भी रीजन से अगर उन्होंने 11th और 12th में प्रिपरेशन नहीं किया है, या फिर अगर प्रिपरेशन किया है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर सारा कुछ हैफ एजर्ड हो जाता है, तो फिर वो छोड़ के दे वांट के एक क्लीन स्लेट से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्लस अगर बोर्ड का अभी तक कोई जितना भी प्रिपरेशन है वो सब हो चुका है, तो ये जो क्रूशियल टाइम है अभी से लेके बोर्ड के एग्जामिनेशन तक का, वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी रीजन से 11th और 12th में आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो ये साल आपका जेई एडवांस के लिए आपका लास्ट अटेम्प्ट है। और अगर हम लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उतना ही हमें डिफिकल्ट हो जाएगा एक अच्छी रैंक लाना या फिर इवन सेलेक्ट होना। तो अगर किसी बच्चे ने बोर्ड का तैयारी कर लिया है, तो ये जो टाइम है, ये जो बहुत क्रूशियल टाइम है, जो आपको थोड़ा सा कुशन दे सकता है, उसको हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम अप्रैल तक का वेट करें और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि जो जेई मेंस का पहला एग्जामिनेशन है वो 2027 के जनवरी में आएगा। 20 जनवरी और 30 जनवरी के बीच में, यूजली अभी पिछले 2-3 साल से ये हो रहा है। तो इफेक्टिवली उस एग्जाम से पहले हमें 1-1.5 महीना तो आराम से मिलना चाहिए, जिसमें हम खूब अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाए, खूब सारे टेस्ट दे पाए। तो इसलिए जो हमारा सिलेबस है वो टाइमली खत्म होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा अप्रैल में स्टार्ट करता है और फिर वो दिसंबर में फिनिश करता है, तो उसके ऑड्स अगेंस्ट वो बच्चा जिसने 11th और 12th में प्रिपरेशन किया होगा और वो फिर ड्रॉप लेके वो फिर और प्रिपरेशन करेगा, तो इन दोनों बच्चों में काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये वाला जो साल है, अगर आप फुल्ली मोटिवेटेड हो गए 2027 में मेरे को एक अच्छा रिजल्ट लेके आना ही है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट एनी टाइम। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे पास टाइम है, जो भी आगे चल के देखो, ये जो प्रिपरेशन है, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका पहले प्रिपरेशन ना के बराबर है, उसके लिए ये साल काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और हमें उसके लिए रेडी होना चाहिए। बट उस चैलेंज को अगर हम अप्रैल से दिसंबर के बीच में फिट करने की कोशिश करें, विज अगर 1-1.5 महीने का भी अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो दैट विल बी ए ग्रेट रिलीफ। और आपकी प्रिपरेशन में वो जिसे बोलते हैं 4 चांद लगा सकते हैं, हेल एंड हेवन का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बिकॉज जनवरी वाले अटेम्प्ट में काफी ज्यादा हमारा जो कंपटीशन होता है वो कम होता है, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस ही फिनिश नहीं होता है। तो अगर कोई बच्चा जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो फिर उसके बाद उसका वहां से लेके एडवांस तक का जो टाइम है वो फुल्ली यूटिलाइज कर सकता है, वो एडवांस की अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त लेवल पे ले जाने के लिए। अदरवाइज अगर जनवरी अटेम्प्ट में कोई बच्चा किसी भी रीजन से अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो फिर वो उसका जो दिमाग है वो बढ़ जाता है कि वो अप्रैल अटेम्प्ट मेंस के लिए भी तैयारी करे और एडवांस के लिए भी तैयारी करे, और तो जो उसका रियल पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसकी रैंक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये जो वीडियो है वो उन्हीं बच्चों के लिए हु आर हाईली मोटिवेटेड, बोर्ड का उनको कोई टेंशन नहीं है, एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर जेईई 2027। तो सबसे पहले इस बैच के बारे में जान लेते हैं। टीम कंपटीशन लेके आया अपना आइकॉनिक बैच, दैट इज प्रवीण स्टार 26-27, मतलब
2026 से स्टार्ट होकर 2027 तक जाएगा। दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी किसी जगह पे बाई चांस अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन खत्म हो गया है तो वो 12th पास स्टूडेंट्स बोले जाएंगे। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो मेंस प्लस एडवांस पूरा है, इसमें पूरा एग्जॉस्टिवली पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का, ताकि बच्चा अगर जिसने 11th और 12th में प्रिपरेशन नहीं किया होगा, भले ही उसने बोर्ड का सिलेबस पढ़ रखा हो, तो भी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बोलेंगे कि उसको जीरो पे ही खड़ा हुआ है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए। वरना बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जब 13 में बच्चा आता है तो काफी चीजें तो हम मान ही लेते हैं, वो मतलब वहां पे जो पढ़ाने वाली फैकल्टी वो मान ही लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में रिलेटिवली हमारे पास टाइम कम होता है। इवन इफ हम भी 1.5 घंटे की क्लास देते हैं और वो भी अगर 1.5 घंटे की क्लास दे, तो ऑफलाइन में उस 1.5 घंटे क्लास के अंदर डिस्कशन भी होता है जिसमें काफी टाइम जाता है। तो इफेक्टिवली उनका वो जो 1.5 घंटे का क्लास है दैट इज हार्डली 50 मिनट का क्लास आता है। उसके विज यहाँ पे 1.5 घंटे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, बेसिक से उठाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे इस वाले माध्यम में अगर कोई बच्चा जाता है तो डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा इनपुट मिलता है। प्लस ऑफलाइन में जब टाइम की कमी होती है, सिलेबस उन्हें दिसंबर तक ही खत्म कराना है, तो वहां पे काफी कुछ अजम्पशन माने थे कि 13th में है तो इतना तो आता ही होगा, जबकि अगर बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं किया है तो वो लगभग जीरो पे ही होता है प्रिपरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिल्कुल हम एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, जो बैच का स्टार्टिंग डेट है दैट इज 5 जनवरी 2026, और इसका जो सिलेबस एंड होगा, मतलब जो आप क्लासेस है आपको क्लासेस शेड्यूल्ड फॉर्म में मिलेगी, और जो क्लासेस का शेड्यूलिंग है वो 30 नवंबर तक होगा, ताकि आपके पास पूरा दिसंबर रहे और जनवरी का एक 20 डेज का एक टाइम रहे जिसके अंदर आप खूब सारी प्रैक्टिस करो, खूब सारा रिवीजन करो, ताकि जनवरी अटेम्प्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर पाओ। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं दैट इज 617, और जो इस कोर्स की फीस है दैट इज 29,900, जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 5 डेज पर वीक होगा, ताकि बच्चे को एक थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि कुशन रहे वीक के अंदर, ऐसा ना हो कि उसे 7 दिन पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना तो आपको 7 दिन ही पड़ेगा, बट एक क्लास आने के बाद उसको जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए हमें बहुत सारा साइड बाय साइड मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूल गेट ए ब्रीदिंग स्पेस, ताकि आप खूब सारा प्रैक्टिस साथ के साथ चल सको, और आगे जाके 1-2 महीने बाद यू हैव टू फाइंड। चलिए अब बात करते हैं बिहार की जीवन रेखा, यानी यहाँ की नदियों की। बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सबसे मुख्य नदी है गंगा। गंगा तो बिहार को लगभग बीच से 2 हिस्सों में बांटती है ना? हाँ बिल्कुल, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, और दोनों हिस्सों की नदियों की प्रकृति भी बहुत अलग है। अच्छा, कैसे? उत्तरी बिहार की नदियां जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सब हिमालय से निकलती हैं तो इनमें पानी ज्यादा होता होगा? हमेशा, और ये अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट यानी गाद लाती हैं। कोसी नदी तो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हाँ, इसीलिए उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। जी, क्योंकि वो हर साल अप्रत्याशित बाढ़ लेकर आती है। तो फिर दक्षिणी बिहार की नदियां कैसी हैं? दक्षिणी बिहार की नदियां पठारी हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। ये ज्यादातर बरसाती होती हैं। अच्छा, मतलब गर्मियों में सूख जाती हैं। हाँ, ज्यादातर। फल्गु नदी तो गया में लेद के नीचे ही बहती है। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों पर। इस मामले में बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, सिर्फ एक? कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। और रामसर स्थल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला रामसर स्थल है बेगूसराय में कांवर झील। कांवर झील? जी, और हाल ही में जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये तो करंट अफेयर्स के लिए भी जरूरी है। अच्छा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो बिहार का योगदान तो बहुत बड़ा है। अद्वितीय है। यहाँ 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन से? पहला है बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर, जिसे 2002 में ये दर्जा मिला। जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। और दूसरा है नालंदा महाविहार के पुरातात्विक अवशेष, एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र। इसे 2016 में शामिल किया गया। नालंदा, अद्भुत। अब कला की बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो पूरी दुनिया में है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग या जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है और पूरी दुनिया में बिहार की पहचान बन चुकी है। और एक टिकुली कला का भी जिक्र आता है। जी,
वो पटना क्षेत्र में प्रचलित है। अब बात करते हैं उन उत्पादों की जिन्होंने बिहार को एक खास पहचान दी है। मैं जीआई टैग की बात कर रहा हूँ। जी, जीआई यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसके खास भौगोलिक उद्गम की गारंटी देता है। तो बिहार के किन किन खादानों को ये टैग मिला है? लिस्ट काफी लंबी है। कृषि उत्पादों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान तो बहुत प्रसिद्ध हैं। और हाल ही में कुछ और भी जुड़े हैं? हाँ, मिथिला मखाना और पश्चिमी चंपारण के मरचा धान को भी जीआई टैग मिला है। वाह। और हस्तशिल्प में? हस्तशिल्प में मधुबनी पेंटिंग तो है ही, साथ में सूजनी कढ़ाई, सिक्की घास के उत्पाद और भागलपुरी सिल्क को भी ये टैग मिला है। खाने की भी कोई चीज है? हाँ, सिल्लाव का खाजा एक खास तरह की मिठाई है। जब खाने की बात छिड़ी गई है तो बिहार के लोकप्रिय भोजन का जिक्र तो बनता है। लिट्टी चोखा तो अब नेशनल फूड बन चुका है। लिट्टी चोखा तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। दही चूरा है, खिचड़ी है, सत्तू का शरबत है। चंपारण मीट का भी बहुत नाम सुना है। हाँ, चंपारण मीट अपने बनाने के खास तरीके के लिए बहुत मशहूर हो गया है। और मीठे में मालपुआ, ठेकुआ, पिड़कियां छठ पर्व की तो ये पहचान है। गया का तिलकुट भी बहुत प्रसिद्ध है। जी, और मखाने की खीर भी। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी, एक परंपरा जुड़ी है। तो हमने बिहार के नामकरण से लेकर उसके स्वाद तक का एक सफर तय किया। अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार का जिला दर्शन और उसके सीमावर्ती क्षेत्र। बिल्कुल। तो बिहार की प्रशासनिक बनावट से शुरू करते हैं। हाँ, बताइए, कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं और इन्हें 9 प्रमंडलों मतलब कमिश्नरी में बांटा गया है। 38 जिले और 9 प्रमंडल। और अगर हम इससे भी निचले स्तर पर जाएं तो आंकड़े और भी बड़े हो जाते हैं। बिहार में 101 सब डिवीजन है। 101। जी। और 534 सीडी ब्लॉक, करीब करीब 8,406 पंचायतें और लगभग 45,103 राजस्व गांव हैं। 45,000 गांव, ये तो बहुत ही बड़ा प्रशासनिक ढांचा है। हाँ, काफी गहरा है। चलिए जिलों पे वापस आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है और जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं वो है जिलों के मुख्यालय। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।